सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो में हम साइंस, जंतु विज्ञान, बायोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता एवं वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम मुख्य महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के वीडियो में रहेंगे वे हैं जैव विविधता किसे कहते हैं, इसे जानेंगे। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जानेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और आगे जानेंगे वर्गीकरण की पद्धति या क्लासिफिकेशन के जो मेथड होते हैं उनके बारे में, किस आधार पर क्लासिफिकेशन की पद्धति बनी और उसके आधार पर आगे बढ़ा। उसके बाद जानेंगे 5 जगत की प्रणाली या कहना चाहिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रहा उसके बारे में। फिर आगे जानेंगे हम नामकरण, नोमेनक्लेचर जो होता है, नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसकी प्रक्रिया क्या है। इन सभी पॉइंट्स को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अंत तक आप सभी हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैव विविधता एवं वर्गीकरण, तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें क्या होता है, एक समूह विशेष के जो सदस्य होते हैं अन्य समूहों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक समान लक्षण रखते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे बिल्लियों का समूह या घोड़ों का समूह, या हम कह सकते हैं अलग अलग जो पेड़ होते हैं उनके पेड़ों में पेड़ों का जो समूह होता है, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है नीम के पेड़ों का समूह या कुत्तों का समूह। तो ये सब समूह जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और आपस में जो उनके लक्षण होते हैं वे सामान्यतः समान होते हैं। और इन्हीं आधार पर इन समूहों को किसकी संज्ञा दी जाती है, जाति की संज्ञा दी जाती है। ये अलग अलग जो समूह होते हैं उनकी अपेक्षा भिन्न होते हैं और अपने समूह में समान होते हैं। इसी के आधार पर इन्हें क्या की संज्ञा दी जाती है, जाति की संज्ञा दी जाती है। तो क्या होता है, जो प्रत्येक जाति होता है उनके जो सभी सदस्य में क्या होते हैं, समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे यही हम चित्र में देख पा रहे हैं, इनका जाति या समूह समान है बिल्लियों का एक, लेकिन इसमें अलग अलग रंग, अलग अलग इनकी आंखें, आकृति, शरीर का शेप अलग हो सकता है। वैसी घोड़ों में भी होता है, कुत्तों में भी आप देख पा रहे हैं कई सफ़ेद, काले, भूरे। इनकी जाति समान होने के बाद भी इनमें समानताओं के साथ साथ इनमें डिफरेंसेस या अंतर भी पाए जाते हैं। और इनमें जो अलग अलग ये अंतर पाए जाते हैं इन्हें ही क्या कहते हैं, हम भिन्नताएं कहते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों, मतलब कोई क्षेत्र रहता है, उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की क्या कहते हैं, हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। याद रखेंगे आप सभी, जब पूछा जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विशेष प्रकारों को, विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की क्या कहते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जीवों की जो क्या होती है, विविधताएं होती है, भिन्नताएं होती है, और उनमें जो समानताएं होती है उनके आधार पर क्या कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन समय के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसी को हम आगे जानेंगे। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, अरस्तु ने क्या किया, जीवों को आवास के आधार पर, मतलब वे कहाँ रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, उनके आधार पर, आवास के आधार पर क्या किया, समूहीकृत किया, समूहीकृत करने का प्रयास किया। जैसे कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया, इन सभी को जलीय जीव का नाम दिया। और जो स्थल में रहते हैं, जैसे हाथी हो गया, गाय हो गया, शेर हो गया, उन्हें स्थलीय जीव। और जो वायु में उड़ान भरते हैं, जैसे बाज,
कबूतर, ये सभी पक्षी जो होते हैं उन्हें वायवी जीवों के अंतर्गत समूहीकृत करने का प्रयास किसने किया? सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। उसके बाद 1686 ईस्वी में वैज्ञानिक थे एक, जिनका नाम है जॉन रे। तो जॉन रे ने क्या किया? पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को क्या किया? आधार बनाया। अगला जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जिनका वर्गीकरण पद्धति जो था वह प्रसिद्ध हुआ, वे थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने 1735 में, याद रखेंगे 1735 में विभिन्न परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये पूछे जाते हैं। तो 1735 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। और उस पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने द्विनामकरण पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत जीव जगत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? तो दो जगत में या दो भागों में बांटा गया। वे कौन कौन से थे? पहला था पादप जगत, या कहना चाहिए प्लांट किंगडम। ये कैरोलस लिनियस ने दो जगत बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पद्धति या ये सिद्धांत दिया। दूसरा जो था जंतु जगत या एनिमल किंगडम। तो कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम पदानुक्रम का प्रयोग किया जो निम्न था। पद आगे किस तरीके से किस क्रम में आगे बढ़ेंगे उसके लिए उन्होंने पदानुक्रम का प्रयोग किया, जो आगे हम जानते हैं। जैसे मनुष्य का जो पदानुक्रम होगा वे किस क्रम में आगे बढ़ेगा उसके बारे में जानते हैं, जो कैरोलस लिनियस ने दिया। सबसे पहले उन्होंने जो ऊपर रखा वह था किंगडम जगत। तो इसके अंतर्गत एनिमिलिया जो था वे आए, और इसमें बहुकोषी यूकैरियोटिक जो अंतर्ग्रहण करते हैं, पोषण विधि करते हैं, ये सभी किंगडम। उसके बाद आया संघ फाइलम में जैसे कॉर्डेटा हो गया, कशेरुकदंड जिसमें पाए जाएंगे जोड़ीदार उपांग पाए जाएंगे, वे क्या हो जाते हैं? इस कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत, फाइलम के अंतर्गत आएंगे। इसका क्लास की बात करें तो मनुष्य के अंतर्गत या क्लास मेमेलिया के अंतर्गत रखा गया, शरीर में रोए से, शरीर जो होता है वह रोए से ढका होने के कारण। गण ऑर्डर की बात करें तो ये प्राइमेट्स, मतलब अंगूठे की स्थिति क्या होती है? विपरीत होती है। अग्र और पश्चपाद में पांच अंगुलियां होती है। इसके कुल की बात करें मनुष्य के अंतर्गत तो कुल फैमिली जो होता है होमोनिडी, द्विपाद चलन, मतलब दो पैरों से चलने की कारण इनका। वंश जीनस की बात करें तो होमो, इसके अंतर्गत क्या हुआ? सुविकसित मस्तिष्क पाए जाते हैं, इसीलिए इसे होमो जीनस वंश के अंतर्गत होमो रखा गया। जाति स्पीसीज की बात करें तो शेपियंस। इस तरीके से कैरोलस लिनियस ने पदानुक्रम का जो आगे का क्रम था उसे इस तरीके से प्रतिपादित किया। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं की जो आंतरिक संरचना होती है वह क्या होती है, उसकी जानकारी धीरे धीरे क्या हो गई? बढ़ती गई। समय जैसे जैसे बढ़ा वैसे भी कोशिकाओं के संबंध में और ज़्यादा जानकारी मिलने लगी, और वर्गीकरण के नए नए क्या होने लगे? तरीकों की खोज होने लगी। और ऐसा ही एक वर्गीकरण 1969 में R.H. विटकर ने दिया। और ये R.H. विटकर ने जो सिद्धांत दिया उसे क्या कहा जाता है? 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की प्रणाली कहा जाता है। तो याद रखेंगे 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, प्रणाली किसने दिया? तो R.H. विटकर ने 1969 में दिया। तो इनके 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला है जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, किंगडम फंजाई, या जगत प्लांटी, किंगडम प्लांटी, और जगत एनिमिलिया। इस तरीके से 5 जगत प्रणाली का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 5 जगत की प्रणाली जो दिया गया था R.H. विटकर द्वारा, वह प्रणाली जो था
पूर्व में दिए गए जो प्रणाली या पद्धतियां थी उसकी अपेक्षा अधिक विकसित थी, क्योंकि इसमें जीवों की या पौधों की जो विविधताएं हैं उसको ज़्यादा विस्तार होने के साथ साथ उस पर ज़्यादा विस्तारित तरीके से ध्यान दिया गया था। तो जो 5 जगत प्रणाली है उसके अंतर्गत इस चार्ट या कहना चाहिए या इस फ्लो चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसमें जीवों को क्रम में रखा गया था। तो जो सजीव होते थे उनको मुख्य रूप से हम जानते हैं कि 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। हम सभी जान रहे हैं भली भांति कि जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं वह ज़्यादा विकसित होते हैं। इसके बारे में आगे हम विस्तार से और वीडियो आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वे क्या होते हैं, एक कोशिक जीव होते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने मोनेरा को रखा। उसके बाद आगे जो आता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंतर्गत एक कोशिक जीव भी थे और बहुकोशिक जीव भी आते हैं इसके अंतर्गत। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो एक कोशिक जीव थे उसमें मुख्य रूप से किसको रखा गया, कौन सा किंगडम को, प्रोटिस्टा को। और बहुकोशिक जीव आते हैं उनके अंतर्गत मुख्य रूप से उनकी जो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। तो जिनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। तो जो कोशिका भित्ति सहित पाए जाते हैं उनको भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहला था जो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम है, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिनमें नहीं होती है। और दूसरा प्रकाश संश्लेषण करने में जो सक्षम है। तो जो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम है उसके अंतर्गत फंजाई किंगडम को रखा गया और प्रकाश संश्लेषण करने में जो सक्षम है उसके अंतर्गत प्लांटी जो पौधे आते हैं उनको रखा गया। अगला जो है वह है कोशिका भित्ति रहित, अर्थात इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और इसके अंतर्गत आता है किंगडम एनिमेलिया। अब इसी के बारे में हम विस्तार से आज जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या होते हैं, सभी एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। इस जगत के जीव क्या होते हैं, स्वपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति इनमें पाई जाती है जो जगत मोनेरा के जीव होते हैं उनमें। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत अगर उदाहरण की बात करें कौन कौन से जीव आते हैं, तो मुख्य जो उदाहरण जैसे जीवाणु हो गया, एनाबिना हो गया, यह सभी आते हैं। इनके अलावा ई कोलाई, बेसिलस एंथ्रिक्स, साइनोबैक्टीरिया या इसी को एनाबिना भी कहा जाता है, ये सभी जगत मोनेरा किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अगला किंगडम जो है वह है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी जो एक कोशिकी जीव यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं और इस जगत के जो जीव होते हैं वे क्या होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। जीवन की सभी क्रियाएं क्या होती है, एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के रूप में हम देख पा रहे हैं कौन कौन आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, यूग्लिना। अगला किंगडम आता है वह है जगत फंजाई किंगडम। तो अधिकांश जंतु जो इस किंगडम के अंतर्गत आते हैं वे क्या होते हैं, तंतुमयी। इसमें तंतु के आकार के आकृतियां पाई जाती है, इसीलिए जंतु तंतुमयी होते हैं। और इस जगत के जीव एक कोश की बहुकोश की भी होते हैं और यूकैरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, नहीं पाया जाता। उदाहरण जैसे कि म्यूकर हो गया, ईस्ट हो गया, राइजोपस और एस्परजिलस जो होते हैं जगत फंजाई के अंतर्गत आते हैं। अगला जगत जो है किंगडम है वह है प्लांटी। तो पादप जगत के अंतर्गत क्या होते हैं, सभी एक कोशिकी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव
आते हैं। और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में जो प्लांटी या जगत पादप जगत के अंतर्गत जो आते हैं उनमें अधिकांश कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। इसी हरित लवक के कारण क्या होते हैं, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। पौधों से संबंधित हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और इनमें क्या होता है, सेलुलोज की बनी क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप जगत में। जैसे उदाहरण स्पायरोगायरा, फ्यूनेरिया, फर्न, शाइकस, नीम, नारियल, नागफनी, यह सभी पादप जगत के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला जो किंगडम है वह है एनिमिलिया। तो एनिमिलिया के जगत के अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक और विषमपोषी होते हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है और अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं। मतलब चलने फिरने के लिए इनके प्रचलन अंग पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण हाथी, ड्रैगन फ्लाई, तोता, कृमि, जोंक, मछली, सीपी, मनुष्य मेढक, सांप, चमगादड़, हाइड्रा, यह सभी जगत एनिमिलिया में आते हैं। उदाहरण देख पा रहे हैं, हाइड्रा, ड्रैगन फ्लाई, हाथी, इसमें देख पा रहे हैं हम क्या होते हैं, प्रचलन अंग पाए जाते हैं। तो ये 5 जगत जो हमने जाना, जो दिया गया था विकसित पद्धति जो है। इसके बाद जानते हैं नामकरण, जो नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी प्रक्रिया क्या रही। तो किसी भी जीव का जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन में जो इनका स्थान होता है वर्गीकरण में, उसको निर्धारित करके उसे एक निश्चित क्या करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। और जो इसे नाम देते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, नामकरण कहलाता है या नोमेनक्लेचर कहा जाता है। कि वह जीव कौन से स्थान पर रहेगा, कौन से क्लास में रहेगा, कौन से ऑर्डर में रहेगा, कौन से किंगडम में आएगा, यह सभी इस नोमेनक्लेचर की इसीलिए आवश्यकता पड़ी। और जानते हैं इसे ब्रीफ में, डिटेल में इसको समझते हैं। तो विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु या एक ही जो जीव होते हैं उनका क्या होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण क्या होता है, जैसे आलू। आलू को तमिल में क्या कहते हैं, उरु लैंकी लैंक, हंगू ये कहा जाता है। मराठी में क्या कहा जाता है, बटाटा कहा जाता है। हिंदी में आलू कहा जाता है और अंग्रेजी में पोटैटो कहा जाता है। तो हम सभी जान रहे हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वह बहुत ही विशाल है और अलग अलग देश में अलग अलग भाषा, संस्कृति और लैंग्वेज है, भाषाएं हैं। तो अलग अलग जगहों में ये अलग अलग नाम चलता है। अगर इनमें समरूपता लाना है तो क्या होगा, इसके लिए इनमें नाम में क्या होना चाहिए, एकरूपता होना चाहिए। और इनको समझने में भी इसमें क्या होता था, असुविधा होती थी। इसीलिए इनका क्या किया गया, वैज्ञानिक नाम का उपयोग किया गया और इस वैज्ञानिक नाम को सभी जगह एक समान रखा गया। इसीलिए इसके नामकरण की पद्धति की भी आवश्यकता पड़ी, नोमेनक्लेचर की। तो इसमें किस तरीके से किया गया, तो प्रत्येक जीव के नाम में जो पहला शब्द होता है वह क्या होता है, उसका वंश, और जो दूसरा शब्द होता है वह क्या कहलाता है, उसका जाति का होता है। याद रखेंगे इसे। जीव के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से तथा अन्य अक्षर छोटे अक्षरों में क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वंश एवं जाति के नाम को तिरछे अक्षरों या कहना चाहिए इटैलिक में लिखा जाता है। यदि ये नाम सीधे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो उनके नीचे, उसके नीचे क्या किया जाता है, एक रेखा खींच दी जाती है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं। ये जीव है और उनके ये वैज्ञानिक नाम है। मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रीना, देख पा रहे हैं आप। शेर, पैंथेरा लियो। गौरैया,
पैसर, डोमेस्टिक्स, मनुष्य, होमो सेपियंस। इस तरीके से यह हमारा जो चैप्टर है जैव विविधता और वर्गीकरण, बायोडायवर्सिटी एंड नोमेनक्लेचर, यहाँ पे संपन्न होता है। ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।